Hello everyone, I am Namrata Divedi and welcome to my YouTube channel for reasoning. I will be bilingual here. मैं दोनों लैंग्वेज में बात करूँगी, दोनों मिक्स करके, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो. So without wasting time, let's proceed towards our today's topic, that is number analogy. ये वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट होता है. इसमें हमें नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है. तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 6 क्वेश्चंस हैं. इनको हम सॉल्व करेंगे आज. नंबर बेस्ड एनालॉजी के हैं. ये मोस्टली सारे एग्जाम्स में नंबर एनालॉजी बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत पूछी जाती है. ठीक है, तो बेसिकली ये देखना है कि इसमें जैसा दिख रहा है कि 3 प्लेसेस पे नंबर दिए हैं और 4th प्लेस का नंबर पे क्वेश्चन मार्क बना है. सबसे पहले ये देखते हैं कि एनालॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि उसी पे हम समझ पाएंगे, उसी से हम कर पाएंगे. एनालॉजी वर्ड का मतलब होता है सिमिलैरिटी, और यू कैन से दो चीज़ों के बीच में जो कॉमन होता है उसे बोलते हैं एनालॉजी. तो नंबर बेस्ड एनालॉजी पे ये होता है कि जैसे 4:8 गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, देन वो प्रपोर्शन है 16:, एक ब्लैंक स्पेस है, एक क्वेश्चन मार्क है. मतलब जिस तरह से 4 और 8 रिलेटेड है, उसी तरह से 16 और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो दोनों रिलेटेड होंगे. यही होती है नंबर बेस्ड एनालॉजी. इसको बेस्ट वे में एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, A:B:C:D के फॉर्म में. हम जैसे इसमें 4 प्लेसेस दी हैं, तो हमने उन 4 को नेम कर दिया A, B, C और D. और वही हमें ऐसे पता चल सकता है कि A की वैल्यू गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, C की भी गिवन है और D की नहीं गिवन है. या कभी कभी हो सकता है कि हमें C की नहीं गिवन होगी तो D की फाइंड करनी होगी. इन सम हमें ये देखना होता है कि A, B, C एंड D में से किसी भी एक की वैल्यू नहीं दी होगी और बाकी के 3 जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू दी होगी. हमें एक सेट के बीच में रिलेशन निकालना है और उसी के बेस पे बाकी का जो दूसरा सेट बचेगा उसके बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश होगा, और वो दोनों रिलेशन सेम होने चाहिए. यही होती है नंबर एनालॉजी. तो जैसे कि इसमें अगर हो सकता है आपको D नहीं दिया है, तो जब आप A और B को कंपेयर करोगे, जैसे 4:8 के बीच में जो रिलेशन होगा वही 16 और नेक्स्ट नंबर पे होगा. जो रिलेशन 386 और 383 के बीच में होगा वही 517 और नेक्स्ट पे होगा. ऐसे करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, और जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे उसी में से एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा. इस नंबर एनालॉजी के सॉल्व करने के लिए, नंबर एनालॉजी है तो मतलब थोड़ी सी मैथ्स होगी, पर थोड़ी सा का मतलब थोड़ी सी ही है, कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं है. जिसे मैथ्स नहीं भी आती होगी वो भी ये कर सकता है. इसके लिए आपको बस एक बेसिक मैथ्स आनी चाहिए. आप कैलकुलेशन में थोड़े फास्ट होने चाहिए. बेसिक मैथ्स जो होती है वो एक 5th क्लास की मैथ्स होती है. जितना हम सबने 5th क्लास तक पढ़ा है बस हमें उतना ही अप्लाई करना है यहाँ पे. लाइक एडिशन हो सकता है, हमें ये देखना है किसी नंबर के बीच में, किसी नंबर सीरीज में एडिशन का तो लॉजिक नहीं लग रहा, मे बी हो सकता है सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लग रहा हो सकता है जिस तरह से A और B के बीच में जो लॉजिक है, हो सकता है A को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद B आ रहा है, तो उसी तरह C को किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद D आएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सब्ट्रैक्शन का लॉजिक लग रहा है. तो ये बेसिक मैथ्स वाली बेसिक मैथ्स की जो रूल्स होते हैं उन्हीं पे बेस्ड होता है. हो सकता है वो मल्टीप्लाई हो, मे बी वो डिवाइड कर रहा हो एक दूसरे को, डिवीजन का रिलेशन हो सकता है, या मे बी वो स्क्वायर हो सकते हैं एक दूसरे के, या फिर वो क्यूब हो सकते हैं. मे बी किसी भी तरह से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन नेक्स्ट वाले में होगा. मे बी वो फैक्टर्स हो सकते हैं. तो इन्हीं में से किसी का एक जो लॉजिक लग सकता है वो किसी क्वेश्चन में लगेगा, और उसी से हमें अपना आंसर फाइंड आउट करना है. यह भी हो सकता है कि किसी भी क्वेश्चन में 2 लॉजिक एक साथ लग सकते हैं, कि एडिशन भी हो रहा हो और सब्ट्रैक्शन भी. मे बी +2 और -1 करने के बाद हम अपने कंक्लूजन पे आ रहे हों, मे बी मल्टीप्लाई 3 एंड देन डिवाइड बाई 2 करने के बाद हम अपने कंक्लूजन पे आ रहे हों.
तो इनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। अब जैसा कि ये पहला क्वेश्चन है, 4:8 गिवन है, ये एक सेट हो गया। 16 इंटू क्वेश्चन मार्क गिवन है, ठीक है। अब हमें ये देखना है जिस तरह से 4 और 8 रिलेटेड होंगे उसी तरह 16 और नेक्स्ट नंबर रिलेटेड होगा। सबसे पहला काम ये होगा कि हमने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा, अब हम उसे A, B, C और D के फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसे करने से हमें ये पता चलेगा कि हमें D की वैल्यू फाइंड करनी है कि C की फाइंड करनी है कि A की कि B की। किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बाकी के 3 प्लेसेस पे 3 डिजिट्स या 3 नंबर्स दिए गए होंगे। तो जैसे हमने इसमें ये देखा कि A की वैल्यू को हम उसके सामने लिख लेते हैं कि A की वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ पर 4 दी गई है, ओके। देन इसमें देखा कि B की प्लेस पे 8 गिवन है, C की प्लेस में 16 गिवन है और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि D की प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है। अब हमने ये देखा कि A B से कैसे रिलेटेड है। जब हमने 4 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 8 आया, 8 दैट इज B। तो 4A जो है वो B से रिलेटेड है जब हमने उसका मल्टीप्लाई 2 से करा। वही सेम लॉजिक हम दूसरे वाले सेट में कर देंगे। 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 32। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, 32। तो आपने ये देखा, इसमें लॉजिक लगा कि मल्टीप्लाई करा है हमने एक नंबर को। ये एक बहुत सिंपल सा होता है, ये आपको बताने के लिए कि एक सेम लॉजिक लगना चाहिए। अगर 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से ही इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गिवन 386 is equals to 383 और is to 383। देन अब नेक्स्ट सेट में दिया है 517 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो हमें ये देखना है कि अब 517 के बाद क्या आएगा। हम वही सेम चीज करते हैं, एक सिंपल सा प्रोसेस, A, B, C और D के फॉर्म में उसे लिख लेंगे। अगर A is to B है और C is to D है और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो एक कॉमन होगा। तो A की प्लेस पे हमने लिख लिया 386, B की प्लेस पे लिख लिया 383, C की प्लेस पे लिख लिया 517 और D हमारा क्वेश्चन मार्क है जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। अब हम ये देख रहे हैं इनमें इतना तो डिफरेंस नहीं है कि कोई मल्टीपल का फैक्टर होगा, और ये A जो है वो B से जब देख रहे हैं तो वो कम हो रहा है, तो एडिशन का भी फैक्टर्स नहीं लग सकता। तो हमने देखा कि जब हम 386 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 383। इसका मतलब सब्सट्रैक्शन वाला लॉजिक लग रहा है। अब एनालॉगी है, मतलब सिमिलर लॉजिक लगेगा। तो हमने 517 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 514। दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, 514। तो दोनों के बीच में सेम रिलेशन होगा, सेम एनालॉगी लगती है। इसी जिस तरह से A B से रिलेटेड था उसी तरह से C D से रिलेटेड हो गया, मतलब दोनों के बीच में -3 हो रहा है, इस वजह से दोनों कंक्लूजन पे आ रहे हैं। ऐसे ही नंबर एनालॉगी के सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये बहुत सिंपल सा था। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एंड द लॉजिक यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का था, जैसा कि मैंने बताया। आप ये देख सकते हो कि A और B इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट होंगे तो एडिशन का लॉजिक हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन का लॉजिक हो रहा है। बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस होता है दोनों में तो वो डिवाइड हो रहे होते हैं या मे बी वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। अब जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देखा तो नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 3 है, 8:56 है तो 9 क्या होगा ये देखना है। तो हमें अब जैसे ये देख लिया कि इसमें एडिशन का तो लॉजिक नहीं लग सकता क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है 8 और 56 में, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन का भी नहीं लगेगा क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो रहा है 8 से। तो हमने देखा पहले हमने इसको वैसे ही A, B, C और D के फॉर्म में लिख लिया कि A जो है वो 8 के इक्वल है, B 56 के इक्वल है, C की प्लेस पे 9 है, तो D की प्लेस पे क्या होगा। अब A और B रिलेटेड हैं तो C और D रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम A और B का रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कि A से हम B पर कैसे पहुंच रहे हैं। तो हमने देखा कि जब हमने 8 को 7 से मल्टीप्लाई करा
तो 8 7 जा 56, मतलब 8 हमारा A है और B हमारा 56 हो गया। तो हम जब C में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 63 देगा वो हमें, तो वो हमारा D होगा और वही हमारा आंसर होगा। और हियर द ऑप्शन नंबर B 63 इज द राइट आंसर। लॉजिक लगा मल्टीप्लाई का, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो ये आप देख सकते हो एक कॉमन सा था कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 7 को, एक कॉमन नंबर को, तो हम उसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे। ओके, तो ऐसे होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चंस। थोड़े इससे एडवांस लेवल के आते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक बेसिक का लेवल है। इसके बाद एक अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस भी हैं, सो प्लीज़ कंटिन्यू टू द वीडियो टिल द एंड। अब जैसे हम ये देख रहे हैं कि ऐसा A, B, C और D में से अभी तक D की प्लेस पे देखना था कि क्या आंसर आता है हमारा। ओके, तो हमने इसमें से एक ऑप्शन में से कोई भी एक आंसर हमारा आ गया, कॉमन था क्योंकि ऐसे तो आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसमें डबल स्टार मैंने पॉइंट करा है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि आई एम श्योर कि कभी पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा जो अगर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। जैसे अगर कोई भी देखेगा तो ये क्वेश्चन बहुत सीधा सा लग रहा है, बट ये कितना ट्रिकी होगा ये जब आपको सोल्यूशन दिखेगा उसके बाद आप सोचेंगे ओ माय गॉड ये ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, इसलिए इसको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क करा। आपने ये देखा कि इसमें गिवन है 3:27 और 4:blank या क्वेश्चन मार्क गिवन है। ओके, अब एक नॉर्मल वाली अप्रोच लगाते हैं, जिसे बोलते हैं हम आम जिंदगी का। ठीक है, तो A की वैल्यू लिख ली, B की वैल्यू लिख ली। A की वैल्यू 3 थी, B की वैल्यू 27, C की वैल्यू 4। अब D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने ये देखा 3 जो है वो 27 से कैसे रिलेटेड है, उसी तरह से जो 4 होगा वो नेक्स्ट नंबर से रिलेटेड होगा। तो एक कॉमन सी आया दिमाग में कि हाँ ये तो इजी सा है, जब हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ रहा है। तो हमने ये पेन डाउन कर दिया कि जब अगर A जो है वो B कब आ रहा है, जब हम 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 9 जा 27 हो रहा है, तो हमने 4 9 जा 36 कर दिया। हमारे पास आंसर है ऑप्शन नंबर C, हमने आंसर मार्क कर दिया क्योंकि और तो एनालॉजी भी मैच कर रही है, हम सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं पहले वाले सेट में भी और दूसरे वाले सेट में भी, पर हमारा आंसर हो गया गलत। अब ये आएगा कि ये आंसर गलत क्यों हो गया, क्योंकि एनालॉजी तो मैंने सही मेंटेन करी थी, जैसा था ऑप्शन भी आ रहा था, मेरा ऑप्शन गिवन भी था क्वेश्चन में, तो ये रॉन्ग कैसे हो गया। रॉन्ग नहीं हुआ, आपका लॉजिक नहीं रॉन्ग है, लॉजिक सही है, पर एक सेट डिफाइंड है प्रायोरिटी ऑर्डर का। ऐसे एग्जाम्स में बहुत होता है, एक क्वेश्चन के सिर्फ एक लॉजिक नहीं होते हैं, एक क्वेश्चन के बहुत से लॉजिक हो सकते हैं। हर कोई अलग अलग तरह से सोचेगा, हर कोई अलग अलग लॉजिक निकाल सकता है, तो इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिफाइन किया गया है। अब हम दूसरी तरह आप देखना, दूसरा मेथड क्या हो सकता है। 3 जो है वो 27 दे रहा है, 4 क्या देगा। तो मैंने देखा अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, 3 to the power 3 लिखते हैं अगर, और उसको अगर सॉल्व करेंगे दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3 देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 3, इट रिजल्ट्स इनटू 27। सेम चीज हम नेक्स्ट वाले सेट के साथ अप्लाई करेंगे, 4 to the power 3 दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाई 4 देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 4 एंड इट विल रिजल्ट इनटू 64। हमें आंसर में मिलेगा 64, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और हमारा ये वाला आंसर सही है। नाउ द डिफरेंस इज कि अब ये आएगा कि आंसर तो उससे भी आ रहा था, आंसर इससे भी आ रहा है, पर आंसर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों में एनालॉजी मेंटेन हो रही है, दोनों में एनालॉजी के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो एक क्वेश्चन सही क्यों है और एक तरीका गलत क्यों है, इसका रीज़न ये है कि जैसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं, अब इतने एग्जाम्स में इतने बच्चे होंगे तो हर कोई अलग तरह से रूल अप्लाई कर सकता है, हो सकता है कोई इसमें और भी कोई लॉजिक अप्लाई कर दे। इसलिए जो एग्जाम अथॉरिटीज होती है उन्होंने एक प्री डिफाइंड सेट उन्होंने इशू करा कि हम कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत कम टीचर्स ने शायद बताया होगा। ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, नंबर एनालॉजी या नंबर सीरीज जो होती हैं उनको सॉल्व करने का।
उसी के अकॉर्डिंग जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत से लॉजिक हो सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर लर्न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि ये जो ऑर्डर गिवन है आपको इसी ऑर्डर में नंबर सीरीज को चेक करना होता है कि अगर इसमें से ये सारे ही फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि प्राइम नंबर से रिलेट हो सकता है, प्राइम नंबर का रिलेशन हो सकता है, या स्क्वायर या क्यूब या स्क्वायर रूट और इवन नंबर, किसी भी तरह से वो रिलेट हो सकते हैं एक दूसरे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वाला अगर प्रायोरिटी ऑर्डर याद करा है उसके बाद आपको किसी कन्फ्यूजन नहीं हुआ किसी भी क्वेश्चन में। जब आपको ऐसा लग सकता है कि एक क्वेश्चन के 2 आंसर हैं तो उस 2 में से एक को चूज करना पड़ेगा, तो उसमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर काम आता है। सबसे पहले प्रायोरिटी प्राइम नंबर की होती है, देन स्क्वायर और क्यूब ऑफ नंबर होता है, देन स्क्वायर रूट, देन क्यूब रूट ऑफ नंबर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कहीं वो डिविजिबिलिटी या फैक्टर तो नहीं है, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक अप्लाई होता है, और एट लास्ट में ऑड एंड इवन नंबर का अप्लाई होता है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा है सीरीज या सेट जिसमें 2 रूल अप्लाई हो रहे हैं, 2 लॉजिक लग रहे हैं, जैसे अभी इसके पहले वाले में लग रहा था कि वो नंबर स्क्वायर और क्यूब भी होने पे आंसर दे रहा था, और वही नंबर जब हम उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब भी वो हमें वही आंसर दे रहा था, और दोनों आंसर मेंटेन हैं, दोनों आंसर गिवन ऑप्शंस में, तो कंफ्यूजन होगा। अब जो 36 है वो हमारा आता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई वाला जब लॉजिक लगा रहे हैं तो हमारा आंसर 36 होगा। जब हमने 64 हमारा आंसर आया तब हमने क्यूब वाला लॉजिक लगाया था। अब जैसा कि प्रायोरिटी ऑर्डर में गिवन है कि क्यूब वाला लॉजिक पहले है, उसकी प्रायोरिटी पहले है, अगर आपका आंसर क्यूब से आ रहा है पहले तो आपका जो आंसर मार्क करना है वो क्यूब वाला मार्क करना है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी पहले है। क्या मल्टीप्लाई वाला अगर वो क्यूब वाला गिवन नहीं होता, अगर 64 ऑप्शन नहीं होता तो ऑब्वियसली 36 इज द राइट आंसर, बट अगर 64 भी गिवन है और 36 भी गिवन है तो प्रायोरिटी क्यूब वाले नंबर पे मिलती है, जो आंसर हमारा क्यूब से आएगा। आंसर्स दोनों सही हैं, लॉजिक दोनों सही हैं, बट यहाँ पे बात आती है प्रायोरिटी ऑर्डर की, और इसे फॉलो करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये आज का बिल्कुल कैप्सूल वाला पॉइंट था, ये पॉइंट आप सबको लर्न करना है। मैं ये वाला पूरा स्क्रीन क्लियर कर दे रही हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे राइट डाउन कर लो। ये वाला एक बार इसी ऑर्डर में फॉलो करना है। अगर पहले प्राइम नंबर गिवन होगा तो पहले प्राइम नंबर की प्रायोरिटी होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें गिवन है 63:21 है, तो 27 क्या होगा। हमने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, A, B, C और D। A की वैल्यू 63, B की वैल्यू 21, C की वैल्यू 27 और D की प्लेस पे क्वेश्चन मार्क। अब हमने ये देखा कि इसमें सब्ट्रैक्शन वाला अगर लॉजिक लगाते भी हैं तो हमारे जो सेकेंड सेट है उसमें सब्ट्रैक्शन वाला लॉजिक नहीं लग रहा है। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई वाला लगाते हैं तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता क्योंकि नंबर डिक्रीमेंट हो रहा है। पर हमने ये चीज़ देखी, इसमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये तीनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो हमने इसको 3 से डिवाइड करके देखा। A को डिवाइड किया 3 से, दैट इज 63 को 3 से डिवाइड करा 21 आया, 21 को 3 से डिवाइड करा तो 7 आया। फिर इसके बाद C में देखेंगे 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 9 आएगा। इसका मतलब A, B और C जब तीनों को हमने 3 से डिवाइड करके देखा तो एक का आंसर 21, एक का 7, एक का 9। अब D बचा। अब ये रिलेशन फाइंड करना है कि A और B रिलेट कैसे हैं एक दूसरे से। अब ये देखा कि अगर A को जब 63 को हमने 3 से डिवाइड करा तो मेरा आंसर 21 था, और जो B की वैल्यू है वो भी 21 गिवन है। तो इसका मतलब जो A का क्वोशिएंट आ रहा है वो B का न्यूमरेटर है। अगर वही सेम रूल यहाँ अप्लाई करते हैं दूसरे सेट में तो इसका मतलब जो C का क्वोशिएंट आ रहा है दैट इज 9, वही D का न्यूमरेटर होगा। मतलब दोनों में लॉजिक सेम हो गया, और 9 इज द B ऑप्शन इज द 9 आंसर, और 9 आंसर यहाँ पर
सही है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसका एक और लॉजिक भी लग सकता है, वही सेम चीज़ कोई भी इंसान एक क्वेश्चन में 2 लॉजिक लग सकते हैं। द पॉइंट इज, अगर आपको दोनों लॉजिक से एक ही आंसर मिल रहे हैं तो आप डबल श्योर हो रहे हैं, 100+ श्योरिटी है कि आंसर सही हो गया। पर एक ही अगर क्वेश्चन में 2 लॉजिक लगाने पे 2 आंसर आ रहे हैं, तब फिर प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करना है। दूसरा लॉजिक ये देख सकते हैं कि जब a को b से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 3, दैट इज 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 3। ठीक है, अब हमने c और d में वही करना है कि c न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा आंसर 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 जो है वो दोनों के बीच में सिमिलर है। तो अगर d की वैल्यू हम 9 रख देंगे तो हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन 2 लॉजिक से सॉल्व हो सकता है कि d की वैल्यू 9 रखी तो हमारा आंसर 3 आ गया। तो 9 जो है बी ऑप्शन वो सही है। पहले वाले में भी बी आ रहा था, 9 आ रहा था, दूसरे तरीके से करने पे भी 9 आ रहा है। तो आंसर 9 आ रहा है दोनों लॉजिक से, तब आप दोनों में से कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, बस वही पॉइंट ध्यान रखना है कि उसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो जो एग्जाम अथॉरिटीज ने सेट करा है, डिफाइन करा है, एज इट इज मैंने आपको बेस दिया है, दिखा दिया, वैसे ही आपको फॉलो करना है जैसे कि गिवन है। अगर किसी नंबर में पहले क्यूब रूट वाला लग रहा है तो पहले क्यूब और स्क्वायर वाला लॉजिक लगेगा, बाद में उसमें मल्टीप्लाई वाला लग सकता है। अब इसको मैंने दोनों ऑप्शन साथ में करके दिखा रही हूँ। जैसे कि अगर 63 में से आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 21, और अगर आप 27 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से करने पे, दोनों से करने पे आंसर 9 आ रहा है हमारा। तो ये हमारा इसका आंसर 9 मार्क कर देना है, और यहाँ पे ये वाला सही हो गया। इससे ये प्रूफ हो गया कि हाँ, हम डबल श्योर हो गए कि आंसर तो हमारा 9 ही आना है, चाहे वैसे लॉजिक से करें चाहे इस लॉजिक से करें। ये भी ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम्स के लेवल के हैं, ऐसे ही एसएससी में आते हैं, बैंक में, पीओ में, क्लर्क में ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 8:28 गिवन है, देन 15 क्वेश्चन मार्क। अब ये देखना है इसमें एडिशन कैसे हो सकता है। अगर एडिशन अप्लाई करते हैं तो 8 से 28 तक जाने में +20 हो रहा है, 15 से अगर +20 करते हैं तो हमें 35 मिलेगा, पर ऑप्शन में 35 नहीं है, तो एडिशन वाला लॉजिक तो ऐसे ही खत्म हो गया। सब्सट्रैक्शन होगा नहीं क्योंकि नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। ए और बी और सी और डी जब आएगा तो उसमें ये देख रहे हैं कि ए से बी छोटा है, बी बड़ा है, इसका मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। तो एडिशन वाला लॉजिक तो नहीं हुआ, मल्टीप्लाई वाला लॉजिक दिख रहा है कि हो सकता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाए। पहले हमने इसकी वैल्यू असाइन कर ली, ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 28, सी की वैल्यू 15 और डी की जगह पे क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम इसमें अपना मल्टीप्लाई वाला लगाएंगे कि 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो 8 3 24, पर 28 तक तो नहीं पहुंचे तो हमने इसमें +4 और कर दिया। 8 3 24, देन 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 28। अब सेम लॉजिक दूसरे सेट में लगाएंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 देन ऐड 4, 15 3 45 एंड ऐड करेंगे 4 तो आंसर आया 49। पर अब यहाँ पे ये आंसर में ऑप्शन तो है नहीं, हमने सेम वाला लगा के देखा बट नहीं हुआ तो हमने इसे क्रॉस कर दिया। अब हमें इसका मतलब इसमें कोई और लॉजिक लग रहा है। अब कौन सा लॉजिक लग रहा है, इसके लिए फिर से क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व करो। हमारा मल्टीप्लाई वाला लॉजिक फेल हो गया, मिक्स वाला लॉजिक लगाया वो भी फेल हो गया, एडिशन वाला लगाया वो भी नहीं हो रहा था। तो अब क्या करेंगे, अब ये देखा कि अगर हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 16 होता है। अगर हमने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ओके, तो हमारा आंसर आएगा 16। 8 2 16। अब 16 से कैसे करें कि 28 पहुंचे। 16 के 2 फैक्टर्स बनाते हैं।
ठीक है। 16 के फैक्टर्स बनाए हमने 2 और 8। अगर हमने देखा कि 2 8 जा 16 होता है, या ऐसा कह सकते हैं 8 2 जा 16 होता है, तो हमने उसके फैक्टर्स लिए 2 और 8। फिर हमने देखा अगर हम इन दोनों के फैक्टर्स को एक साथ लिख दें तो हमारा आंसर 28 आ जाता है। तो इस तरह हम 8 से 28 तक आ गए। इसका मतलब ये लॉजिक लग सकता है, पर अभी ये नहीं पता कि ये दूसरे सेट में लगेगा कि नहीं लगेगा। ओके, दूसरे सेट में भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि पहले वाला करा था, उसमें नहीं लग रहा था, नहीं था ऑप्शन में, तो अब हमने ये देखा ये वाला लॉजिक लग रहा है। 15 का मल्टीप्लाई 2 से करा, 15 2 जा 30। अब नंबर सेम होगा क्योंकि एनालॉजी चल रही है, जो लॉजिक उधर लगेगा वही लॉजिक सेकेंड सेट में लगेगा। 15 का 2 से मल्टीप्लाई करा 30। अब फिर से इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 30 के फैक्टर्स होंगे 5 और 6, 6 5 जा 30 या 5 6 जा 30 कह लो। 6 और 5 लिख दिया। अब हमने देखा 6 और 5 को अगर हम एक साथ लिख दें तो आंसर हमारा 65 बन जाता है, और ये हमारे ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब ये वाला लॉजिक सही हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि हमने इसको फैक्टर्स को ऊपर नीचे चेंज क्यों नहीं करा, मतलब एक दूसरे से स्वाइप क्यों नहीं करा। हम इसको 8 और 2 भी तो लिख सकते थे, पर अगर हम 16 के फैक्टर 8 और 2 लिखते तो 28 नहीं आता, वो 82 हो जाता, इसलिए हमने उसको 28 लिखा। और 30 के फैक्टर्स को अगर हम 5 और 6 लिखते तो वो 56 होता, जो कि ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने उसके फैक्टर को 6 और 5 लिखा कि जब 6 और 5 लिखेंगे तब हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। अगर सेम एनालॉजी लग रही है और ऑप्शन भी अवेलेबल है तो मतलब आपकी आंसर सही है, आपने सही रूल फॉलो करा है। अगर आपने एनालॉजी सेम लगाई पर तब भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है वो आंसर, तो इसका मतलब वो गलत है। इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपको अपना माइंड शार्प करना होगा, इतना शार्प कि आप बस देखते ही क्वेश्चन कर दो। ऐसे माइंड से रीजनिंग इसीलिए सबसे इंटरेस्टिंग होती है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2013 में आया था, ये क्वेश्चन पेपर में, वहाँ से मैंने ये लिया है, और ये बेस्ट वे था, बेस्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। एक और ये क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें दिया है 1234 इज इक्वल्स टू 10, then 6789 इक्वल्स टू व्हाट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। हमने ए की वैल्यू लिख ली, ए बी सी डी चारों की वैल्यू लिख लेंगे जैसे हमेशा लिखते हैं। ए की वैल्यू पे लिखा 1 2 3 और 4। बी की प्लेस पे अब ए जो है उसी से रिजल्ट होकर कुछ बी आएगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए, कोई ना कोई रिलेशन होगा। सी की वैल्यू लिख ली 7 8 9, उसी से कुछ रिलेट करके हमारा डी आएगा। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं इसमें हम 1234 में एडिशन का तो लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि बी कम हो रहा है। सब्ट्रैक्शन का भी नहीं लग सकता क्योंकि बहुत कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सब्ट्रैक्शन का लॉजिक तब लगता है जब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो हमने देखा अगर हम ए के हर डिजिट को ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 तो 10 आता है। तो इसका मतलब हम सी के अगर हर डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा डी आ जाना चाहिए। फिर हमने अप्लाई करा सेम लॉजिक, 7 + 8 15 होता है, और 15 + 9 24 होता है। ऑप्शन में तो 24 है नहीं। फिर हमने देखा कि इसमें से कौन सा लॉजिक लग सकता है। फिर ये देखना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन में था 6 7 8 9 था, 6 दिखा नहीं, 6789 है। ओके, तो एक बार फिर से करते हैं स्टार्ट से। ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की गिवन है और डी की नहीं गिवन है। ए की वैल्यू 1234 है, बी की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 6789 है और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, हमने ये देखा कि इसमें लॉजिक कौन सा लग सकता है। सब्ट्रैक्शन वाला लग नहीं सकता क्योंकि बहुत डिफरेंस है। लॉजिक हम इसमें लगा रहे हैं हर डिजिट को ऐड करने का। ए की जितने भी डिजिट्स हैं उनका सबका आपस में सम कर देंगे तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 करते हैं तो आंसर 10 आ जाएगा।
अब वही लॉजिक हमें सी में भी देखना पड़ेगा कि 6 + 7 + 8 + 9 करने पे डी आएगा क्या। अगर दोनों में सेम लॉजिक लगता है, हमारा आंसर अवेलेबल है, तो हमारा लॉजिक सही है। ओके, तो हमने इसको चेक करा कि जब हमने 1 + 2 करा दैट इज 3 हुआ, 3 में 3 ऐड करा 6, और 6 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। इसका मतलब ए जो है वो बी से रिलेटेड है सम ऑफ डिजिट्स वाले लॉजिक से, कि हमने उसके हर डिजिट का सम कर दिया, तो हमारा वो लॉजिक सही है। हमें बस यही मेंटेन करना है, जो एनालॉजी पहले वाले सेट में लग रही है वही एनालॉजी हमारी दूसरे सेट में लगनी चाहिए। अगर दोनों सेट में सेम एनालॉजी लग रही है और आंसर है तो वो आंसर सही होगा। अगर दोनों सेट में 2 आंसर्स आ रहे हैं 2 लॉजिक लगाने पे, तो वो आंसर उसमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा। जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे। पर अब इसमें ये देखा कि इसके अलावा अगर कोई और लॉजिक लग सकता तो हम वो भी ट्राई करते, पर यहाँ पे एक लॉजिक लग रहा है सम ऑफ डिजिट्स का। 1 + 2 + 3 + 4 10 होगा। 6 में 7 + 8 करेंगे +9 करेंगे, तो 6 + 7 13, और 13 और 8 21, 21 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ओके, तो हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन है 30, तो वो हमारा आंसर हो गया। तो ये इतना आज के लिए था, नंबर एनालॉजी पे बेस्ड था सारे क्वेश्चंस। अब आप लोग ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज डू ट्राई एट योर होम एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक। इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, अपनी लर्निंग को इवेल्युएट करिए, जितना लर्निंग करिए उसको तुरंत चेक करिए आया कि नहीं आया। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा। मेरी स्पीड एक नॉर्मल स्पीड पे मैं बढ़ा रही हूँ, हो सकता है किसी को जल्दी जल्दी समझना है, किसी को धीरे धीरे और धीरे समझना है, तो आप अपनी प्लेबैक स्पीड को मेंटेन कर लीजिए, उसको कम या ज़्यादा कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और उस अकॉर्डिंग आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आप सबने आज का सेशन एंजॉय करा होगा। एंड दिस इज द कोड, ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। ट्राई करो, फेल हो जाओगे डजंट मैटर, कोई ना कोई हेल्प करेगा, कोई ना कोई सोल्यूशंस होंगे, कहीं से भी फाइंड आउट हो सकते हैं आंसर, बट डोंट फेल टू ट्राई। पर ट्राई करना ही नहीं है वो गलत है। सो प्लीज डू ट्राई दीज 4 क्वेश्चंस and drop your answers in the comment box. And please don't forget to subscribe the channel, like the video and share it with your friends. Whosoever is interested in reasoning, learning reasoning or practice reasoning.